देखो बेटा, टेंशन के क्वेश्चन कर लिए थे हमने, है ना। अब नेक्स्ट हमें देखना है नॉर्मल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हमें देखना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन उतना टफ नहीं होगा, राइट, या उतना टाइम हमें इसमें नहीं लगेगा, सिंस हमने टेंशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। हमने ये ऑलरेडी सीख लिया कि किस टाइप से हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और किस टाइप से हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं। तो बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे भी होगा जिस टाइप से हमने कहा सॉल्व किया है टेंशन के लिए। एक दो बेसिक डिफरेंस आएगा। बेसिक डिफरेंस क्या आएगा वो देख लो। जब हम टेंशन के बारे में क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने वहां पे बोला था कि मान लो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक मास है m1, इससे दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है और इसका मास है कितना, m2। अब m2 पे जो हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे थे, वो इस तरह का फोर्स लगा रहे थे, राइट। तो ये फोर्स का जो नेचर था वो एक तरीके से कैसा था, पुलिंग नेचर का था। हम इस फोर्स को क्या करते हैं, पुल कर रहे थे। जैसे हम इसको क्या करना शुरू करते हैं, पुल करना शुरू कर रहे थे, वैसे ही m2 क्या होगा, आगे बढ़ेगा। m2 के साथ कनेक्ट है क्या, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा कितना, T। ये टेंशन इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, लेकिन यही टेंशन m1 के मोशन का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब इसके जगह पे हमने क्या किया है, दोनों मासेस को, लेट्स से यहां पे m1 है, उसके साथ कांटेक्ट में रखा है क्या, m2 को। हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स का नेचर कैसा है, पुशिंग नेचर का, राइट। एक तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, वैसे ही m2 क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। m2 के साथ कांटेक्ट में कौन रखा हुआ है, m1। तो जो m2 है वो फोर्स लगाएगा किस पे, m1 पे। जितना फोर्स m2 लगाएगा m1 पे, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स m1 लगाएगा किस पे, m2 पे। ये लगने वाला जो फोर्स है ये कहलाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन m2 के मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, लेकिन m1 के मोशन में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सेम कहानी यहां पे रिपीट हो रही है। एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा है, वो ये कि यहां पे हम फोर्स क्या करते, पुल कर रहे थे फोर्स लगा के, और यहां पे क्या कर रहे, पुश कर। यहां पे अगर हम उल्टा फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और उसमें कोई टेंशन। बिल्कुल इसी तरह से अगर तुमने इसको खींचा तो दोनों ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और अगेन इनके बीच में किसी भी टाइप का नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो पहला तरीका हो गया कि भाई फोर्स का डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किस टाइप से लगा रहे हैं। दूसरा, टेंशन का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द स्ट्रिंग है। हम कह सकते हैं स्ट्रिंग के क्या है, पैरेलल है। नॉर्मल रिएक्शन जो डायरेक्शन है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। ये दूसरा डिफरेंस आ गया यहां पे। इसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम किस टाइप से बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है, राइट। बिल्कुल यहां पे क्या होगा, सेम होगा। जैसे दोनों को मैं चाहूं तो पैरेलली क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। पैरेलली दोनों को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। मान लो मैंने बोला F फोर्स लगा रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड मूव करेगा कितने से, A से। इसमें m2 के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F माइनस T इज इक्वल टू m1, और m1 के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू m1। यहां पे अगर मैं इनको अलग अलग ड्रॉ कर दूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन में इनको अलग अलग ड्रॉ कर दे रहा, तो अलग अलग ड्रॉ करने से मुझे समझ में आएगा ये हमारे पास क्या है, m2। इस पे फोर्स लग रहा है F इधर से, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसे। एक चीज समझो, तुम चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना लो, चाहे तो अंदर बना लो, चाहे तो इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना है नॉर्मल रिएक्शन उसके लिए किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड लग रहा है, तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे यहां पे ड्रॉ करो, चाहे अंदर ड्रॉ करो, चाहे बाहर ड्रॉ करो। हम जनरली यहीं पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ डायरेक्शन तो राइट है, और साथ ही साथ इस सरफेस पे क्या लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट। इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड A से। तो ये मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड A से। तो m2 के लिए यहां जो इक्वेशन हम क्या करेंगे, लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, F माइनस R इज इक्वल टू m1, है ना, m2। फिर m1 के लिए अगर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो ये दिखा हमें m1, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, राइट, R इधर लग रहा है, और ये मूव कर रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड। तो m1 के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू m1। अगर तुम चेक करो तो दोनों का इक्वेशन बिल्कुल क्या है, मिलता जुलता है, बस T की जगह पे यहां पे क्या आ गया, R आ गया। हाँ, इसमें दो नॉर्मल रिएक्शन और हैं। पहला इस सरफेस पे लग रहा है, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे वो यहां पे है ना, यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। यहां पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, जिस सरफेस पे ये रखे हुए हैं वो लगाएगा m1 के वेट के बराबर, दैट इज m1g। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा है, वो किसके बराबर होगा,
m2j के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, क्वेश्चन बहुत अलग नहीं होते, सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चन है, बस यहां पे हम फोर्स से पुल कर रहे थे, यहां पे फोर्स से पुश करेंगे। टेंशन यहां पे लगेगा अलोंग दिस स्ट्रिंग, नॉर्मल एक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जितने टाइप के क्वेश्चन वहां पे दिए गए तो वैसे ही क्वेश्चन यहां पे भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ये? तो नॉर्मल एक्शन जहां पे लिखा है तो वहां पे क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। और उसके बाद पैरेलल इनको लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है ना। इनको नोट कर लो। तो क्वेश्चन तो यहां पे क्या होंगे, बिल्कुल ही सिमिलर होंगे जिस तरह से वहां पे। कुछ केसेस हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे केसेस जो हमारे लिए यूजफुल होगा जब हम सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन के क्वेश्चन। ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg के बराबर ही होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट चिपचाप से ऐसे रखा हुआ है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा mg के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg के ही इक्वल हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली कितना होता है या कितना होगा ये निकालना हमें आना चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन सही तरीके से निकालना आएगा तभी हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या करें, कुछ अलग अलग टाइप के केसेस देख रहे हैं जो कि काफी यूजफुल होगा जब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के केसेस देखेंगे। तो पहले समझते जाना है। केस 1 यहां पे मैंने लिया कि हमारे पास लेट्स से यहां पे एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है जो चुपचाप से ऐसे रखा हुआ है, राइट। अगर हम इसमें नॉर्मल रिएक्शन की क्या करेंगे, बात करेंगे तो हम सीधा बोलेंगे कि 50 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा और ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया किधर, ऊपर, आर ऊपर की तरफ। किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल फोर्स और बाहर से कोई इसके अलावा फोर्स नहीं लग रहा और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आर होगा वो कितना होगा, 50 न्यूटन के इक्वल होगा। सेकंड में, राइट, सेकंड केस में हमने यहां पे लिखा हो कि हमारे पास यही 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर हम ऊपर से इसमें 10 न्यूटन का फोर्स और लगा रहे हैं। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट मान लो सरफेस पर रखा है और ऊपर से हम उसको क्या कर रहे हैं, और दबा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमने इसको दबाया ही सरफेस के नीचे आने लगा, राइट, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि इस पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो सारे लगने वाले फोर्सेस को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इसी तरह से नीचे पे क्या लगेगा, 50 न्यूटन, है ना। ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसे कंप्रेस करने से सरफेस के अंदर अगर नहीं गया, अगर इसी को मान लो मैं दलदल पे रखूं या कीचड़ पे रखूं और दबा दूं तो अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड सरफेस पे रख के मैं ऐसे दबाऊं तो वहीं पे रहेगा। तो इसमें हम बोलेंगे कि जितना भी फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। ऊपर पे लगने का मतलब है ये नहीं, ऊपर का डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ फोर्स दिख रहा है हमें कितना, आर, और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 50 + 10। तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन हो जाएगी, जो इसका वेट से क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो मैं इस तरह से बोलूं कि हमारे पास क्या है, सेम यही 5 kg का क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है और हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन। अभी हम इस पे इतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि सरफेस को छोड़ के ऊपर ना जाए, राइट। मतलब इतना ही फोर्स लगाना है, जैसे 50 न्यूटन का क्या है, इसका वेट है और हम 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं। इतना ही कि इसको हल्का सा हमने उठा रखा है, पर इतना नहीं कि सरफेस से कांटेक्ट हट जाए, क्योंकि अगर मान लो इतना फोर्स लगा दिया और सरफेस से कांटेक्ट हट गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो हमें इसमें अभी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है। नीचे में क्या लगेगा और ऊपर पे आर, ये सरफेस से हटा नहीं है, मतलब अभी भी किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो हम बोलेंगे ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स दैट इज आर + 10 किसके बराबर होना चाहिए, नीचे लगने वाले फोर्स 50 के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। फोर्थ केस में हमने बोला कि हमारे पास यही 5 kg का ऑब्जेक्ट है, राइट, यही 5 kg का ऑब्जेक्ट है। इस पे हम लेट्स से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कितने पे, 37 पे। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और इन केस अगर ये मूव किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस फोर्स का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर पे और ये हो जाएगा कितना, 20 cos 37। cos 37 कितना, 4/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा विच इज 20 sin 37। sin 37 तो ये आ जाएगा कितना, 12 न्यूटन। एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन और दूसरा ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर।
अगर हम इसको क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, तो वर्टिकल एक्सिस में ये अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के क्या होगा, इक्वल। ऊपर की तरफ क्या क्या लग रहा है, आर, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 12 प्लस 50। तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आ गई कितनी, 62 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। क्या कोई उसका अपोज कर रहा है? अगर अपोज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये आगे एक्सीलरेट करेगा कितने से, और हम यहां पे लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नेट फोर्स लग रहा है कितना, 16, विच इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से, राइट, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले केस में हमने बोला कि हमारे पास यही 5 kg का क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट अब हम इसमें 20 न्यूटन का फोर्स पुशिंग नेचर का नहीं लगा रहे, बल्कि किस तरह से लगा रहे हैं, पुल। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं सेम उतने ही एंगल पे, 37 पे। तो फोर्स भी सेम है, सेम एंगल पे लगा है, सेम ऑब्जेक्ट पे लगा है। डिफरेंस क्या हो गया, पहले हम 20 न्यूटन से क्या करते हैं, पुश कर रहे थे, अब 20 न्यूटन से क्या कर रहे हैं। कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट उतना ही आएगा, कितना, 16 न्यूटन, और ये कंपोनेंट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा 12 न्यूटन। नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा आर। वापस से हम बात करेंगे किसकी, वर्टिकल एक्सिस की। हम कहेंगे कि वर्टिकल एक्सिस में किसमें, इक्विलिब्रियम। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स दैट इज आर प्लस 12, नीचे लगने वाले फोर्स 50 के बराबर होना चाहिए। तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी आई है, इस पॉइंट को ध्यान दो बेटा। दोनों ही केसेस, फोर्थ और फिफ्थ, लगभग सिमिलर है एक दूसरे की, राइट, लगभग दूसरे के सिमिलर है। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम फोर्स है, सेम एंगल पे है। एक ही चीज का अंतर है कि एक को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और दूसरे को क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आगे जाके इसको हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन में यूज करेंगे। नॉर्मल डायरेक्शन चेंज हो गया तो उनकी लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू आर होता है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, राइट, सिर्फ और सिर्फ एक 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आगे एक्सेलरेट होगा कितने से, ए से। तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 5a। तो ए की वैल्यू अगेन कितनी आएगी, राइट, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आए? तो ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा mg के बराबर हो, राइट, उससे ज्यादा उससे कम किसी भी टाइप से हो सकता है। क्लियर है ये, राइट, नोट करो बेटा इन सबको, है ना। इस पर्टिकुलर केस में फोर्स कैसे भी लगाएं, चाहे वो पुशिंग हो चाहे पुलिंग हो, एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। पर ध्यान रखना है, जब हम बात करेंगे किसकी, फ्रिक्शन की, तो वहां पे फ्रिक्शन लगने लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों में बदल जाएंगी। जब फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी तब दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। ध्यान रखना, अभी जिस पॉइंट को हमने देखा है, इसी पॉइंट को हम फ्रिक्शन में क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, तो उस टाइम पे क्या है, डिफरेंस दिखेगा एक्सेलरेशन में भी, है ना। मान लो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में इसी 5 kg का ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, ले लिया, राइट, 5 kg का ऑब्जेक्ट है। लेट से हमने बोला कि इधर से हम क्या कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। इधर पे हम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे। तुमको बताना है कि इसमें नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी, और अगर ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। करो, क्या है बेटा आंसर, 50 न्यूटन एंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 cos 37, कितना, 16 न्यूटन। ऊपर से 20 sin 37, मतलब ये आ जाएगा कितना, 12 न्यूटन। इधर पे आएगा 15 cos 53, राइट, कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन। इधर पे sin 53, 12 न्यूटन, ये आना चाहिए, है ना। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा कितना, 50 न्यूटन, और नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अब अगर हम क्या करें, देखें, पहले वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस में हमें यह देखना है कि ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और नीचे कौन कौन सा लग रहा है। ऊपर की तरफ दिख रहा है r प्लस 12, तो हमने लिखा r प्लस 12, और नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, 50 प्लस 12, तो हमने लिखा 50 प्लस 12। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन।
राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 16 न्यूटन से पुश कर रहे हैं और 9 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। कोई सा भी फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ए से क्या होगा, एक्सेलरेट। तो हम यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 5a। 16 प्लस 9 कितना, 25 डिवाइड बाई 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, सिंपल सा है। लेट्स से एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, यहां पे 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 न्यूटन से हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं यहां से एंगल से 37 पे। तुमको बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना एज वेल एज एक्सेलरेशन कितना। समझो क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा हुआ है, क्योंकि यहां पे एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो ये, अगर मान लो हमने इसको क्या किया, कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया, तो 20 cos 37 मतलब ये आएगा कितना, sin 37 मतलब ये आ जाएगा 12 न्यूटन। नीचे कितना, ऊपर कितना, r। अब अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे, समझ लो पहले इस चीज को, कि ऊपर लगने वाला फोर्स दैट इज r प्लस 12 किसके बराबर है, नीचे लगने वाला फोर्स 10 के। तो यहां से r की वैल्यू आएगी कितनी, -2। जैसे तुम देखो -2 न्यूटन, वैसे ही समझ जाओ कि यहां पे तुमने क्या कर दी, गलती कर दी। क्या गड़बड़ी की है वो समझने की कोशिश करो। ऊपर की तरफ इसका कॉम्पोनेंट कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, जबकि इसका वेट कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट 10 न्यूटन है, पर ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, जिसकी वजह से ये ऊपर राइट उठने लगेगा और ऊपर एक्सेलरेट होने लगेगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जब हम इक्विलिब्रियम का क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर अजीबोगरीब ही आएंगे। जो है नहीं वहां वो तुम क्या कर रहे हो, लगाने की कोशिश कर रहे हो। r प्लस 12 इज इक्वल टू 10 ये तब लगाएंगे जब ये किस में हो, इक्विलिब्रियम। राइट, बार बार मैं टर्म यही यूज कर रहा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ तो ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा। लेकिन यहां पे ऊपर अगर 12 न्यूटन लग रहा है, नीचे वेट ही 10 न्यूटन है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं बल्कि ऊपर की तरफ क्या होने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा। और आंसर इसलिए माइनस में आ रहा है, आंसर माइनस में नहीं देना है, ये इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, जिसकी वजह से हमने जो सॉल्व किया है ये सॉल्व ही गलत किया है। तुमको बोल रहा है कि जैसे हम ऊपर 12 न्यूटन लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, सरफेस से हटेगा, मतलब कांटेक्ट हट गया। अगर कांटेक्ट हटा तो कांटेक्ट फोर्स कितना, 0। तो तुम्हें यहां पे क्या करना है, आंसर देना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना, 0। फिर बात रही एक्सेलरेशन की, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इसमें दोनों ही डायरेक्शन में रहेगा। इधर पे रहेगा जिसको बोलेंगे ax, इधर पे रहेगा जिसे बोलेंगे ay। पहले सॉल्व करना है किसके लिए, x एक्सिस के लिए। कितना फोर्स लग रहा है, 16। क्या कोई अपोज कर रहा है, तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 1 इंटू ax। तो ax की वैल्यू कितनी आएगी, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें सॉल्व करना है किसके लिए, y में कितना, ऊपर कितना लग रहा है 12, नीचे कितना लग रहा है 10। राइट, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो कितनी है, 0। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ay। तो यहां से ay की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा कितना, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4, आंसर कितना आएगा, रूट 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन रिपीट कराने का शौक नहीं है ना, इसलिए करवाया और इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना है। लिखो सर, क्योंकि रेशियो तो फिक्स ही है ना, रेशियो तो फिक्स है। रेशियो कैसे फिक्स है कि आउट ऑफ 5 का एक क्या करना है, 4 निकालना है, और आउट ऑफ 5 का एक क्या निकालना है, 3 निकालना है ना। 3/5 और 4/5 का मतलब क्या है, 5 का 4th पार्ट निकालना है 1 के लिए और 5 का 3rd पार्ट निकालना है 1 के लिए। तो हमेशा उसी रेशियो में कम होता हुआ दिखेगा, है ना। पर 4 से कम कर देंगे उसको, 4 से कम कर देंगे, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, वो लग जा रहा है। और फ्रैक्शन में दे दूं, अगर 12 मीटर दे दूं, 12 उधर दे दूं। फिर हमें देखना है क्या, इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए एक सिंपल हमने एग्जांपल क्या किया है, ऑलरेडी देखा हुआ है कि फोर्सेस किधर किधर लगते हैं और कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करना है। तो हमने एक पार्ट ये देखा हुआ है कि मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये कितना है, m मास है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे कैसे कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हमने पहले देखा हुआ है कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो हम इसे लिखेंगे
राइट। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा और नीचे क्या लगेगा, mg sin थीटा। अगर इसको नीचे फिसलने से रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये नीचे फिसलेगा कितने से, a से। अब इस वाले सरफेस में ये इक्विलिब्रियम में ना तो नीचे जा रहा है ना तो उधर जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम r की वैल्यू किसके बराबर है, तो r ने तो mg cos थीटा को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा हुआ है, लेकिन mg sin थीटा जिस डायरेक्शन में, क्या उधर कोई और फोर्स लग रहा है या कोई अपोज कर रहा है, नहीं। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना है, तो हमने लिखा mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, तो m से m कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, राइट, g sin थीटा। राइट, इसको नीचे फिसलने से रोकने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नीचे ना फिसले। तो अगर मुझे इसको नीचे फिसलने से रोकना है तो मेरे पास दो कंडीशन, राइट, मेरे पास दो तरीके जिससे मैं क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। पहला तरीका हो कि मान लो जैसे ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, तो इस इंक्लाइन प्लेन में इतना और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में इतना फ्रिक्शन रहे कि फ्रिक्शन ही क्या कर ले, इस मोशन का अपोज कर ले। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई ये नीचे फिसलना चाह रहा है और यहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल हो और फ्रिक्शन इसको नीचे फिसलने से क्या करे, रोक ले, क्योंकि ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे रखें, फिलहाल ये इंक्लाइन है लेकिन फ्रिक्शन अभी इतना है कि उसके नीचे के डायरेक्शन क्या कर ले रहा है, रोक ले रहा है, तो ये नीचे नहीं फिसल रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर ये बार बार नीचे क्या कर रहा है, फिसल रहा है, तो हम इस पूरे सिस्टम को आगे क्या कराएं, एक्सेलरेट कराएं। तो जब एक्सेलरेट कराएंगे तो हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हो कि मान लो जैसे ये नीचे फिसल रहा है, जब इसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं तो एक मोमेंट के लिए क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहूं, जो कि काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए तो ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट रहेगा और ये यहाँ पे रुका रहेगा। तो तुम एक मोमेंट के लिए तुम इसको देख सकते हो कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्सेलरेट करा रहे हैं तो ये रुका हुआ है, और जैसे ही छोड़ रहे हो क्या हो रहा है, नीचे फिसल, है ना। तो हम पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा के चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास एक और केस है इंक्लाइन प्लेन में, इसको भी सही तरीके से क्या करना है बेटा, समझ लेना है कि लेट से हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है यहां पे थीटा, यहां पे एक m मास है। अब मैं पूरे सिस्टम को, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन को ही आगे एक्सेलरेट करा रहा कितने से, a से। मैं इसको आगे क्या कर रहा, खींच रहा। जब मैं इसको आगे एक्सेलरेट कराऊंगा a से, तो इस पे वही एक्सेलरेशन किधर लगेगा, पीछे, राइट, इक्वल एंड अपोजिट। हमने एक क्वेश्चन किया था, याद करो, कि कार में एक पेंडुलम लटका हुआ है, जब कार आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो पेंडुलम किधर जा रहा है, पीछे, क्योंकि उस पर फोर्स लगता है पीछे की तरफ, है ना। इस पे इधर लगेगा। अब समझो जरा, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्या, mg, ये एंगल कितना, थीटा, तो ये हो जाएगा, राइट, परपेंडिकुलर है नीचे, फिलहाल mg sin थीटा नीचे दिख रहा है। लेकिन अब जब मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कराऊंगा a से, तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, इसका खुद का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ma। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, राइट, इसका भी कंपोनेंट ले सकते हैं। समझो जरा, ध्यान से देखो, mg और ma एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से mg cos थीटा और ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, राइट, वो एंगल हो जाएगा थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये सीधा अगर मैं खींच दूं तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा। अब मैं ma का भी क्या कर सकता हूं, कॉम्पोनेंट ले सकता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास ma cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्या, ma sin थीटा। इतने फोर्स लगेंगे और इस तरह से लगेंगे, ये इसमें अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में, इधर मूव नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो r होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो अब इंक्रीज हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा। अब बात रहेगी इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ लग रहा है ma cos थीटा। अब अगर समझो, अगर mg sin थीटा ज्यादा हुआ किससे, ma cos थीटा से, तो ये नीचे आएगा, और उस एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं, mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा डिवाइड बाई m, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा जिससे ये नीचे आएगा। अगर ऐसा हुआ,
राइट। अगर ऐसा हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। मतलब अगर mg sin थीटा ma cos थीटा के बराबर हो जाए तो ये वहीं पे रहेगा। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है कि ma cos थीटा ज्यादा हो गया, किससे, mg sin थीटा से। अगर ऐसा हुआ तो यही ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाने लगेगा, राइट, यही ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाने लगेगा। इसका मैं एग्जांपल हमेशा एक देता हूं। बारिश के टाइम पे अगर तुमने कार में कभी ट्रैवल किया हो, राइट, बारिश के टाइम पे जैसे बारिश है तो तुमने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश जब विंड सिल में पड़ता है तो बूंदे जो होती है जनरली किधर जाती, नीचे जाती, राइट, इस तरह से फिसल के नीचे जाता है। पर अगर कार बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, कार बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा हो, तो शायद तुमने ऑब्जर्व किया होगा कई बार ये जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है। कितनों ने किया ही ऑब्जर्व, मतलब किया हुआ है काफी लोगों ने, राइट। ये देखा होगा कि जब कार बहुत एक्सेलरेट होता है तो जो ड्रॉप्स है वो नीचे से ऊपर भी जाता है। वो कब जा रहा होगा, जब ma cos थीटा किसके बराबर, किससे ज्यादा हो जाए, mg sin थीटा से, राइट। हर साल मैं क्या करता हूं, एग्जांपल देता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया, ये नहीं देखा हुआ है। तो इस बार बारिश के टाइम पे जब मैं क्या बार था ट्रैवल कर रहा था, ड्राइवर उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था तो मैं बैठा था, तो उस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया, राइट। वो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूं, पर मुझे इस बार ध्यान था कि वो जो ड्रॉप्स जब ऊपर जाए तो मैंने उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया था। जस्ट बिकॉज अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो उस टाइम पे मैं क्या करने शेयर करने वाला, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि जो ड्रॉप्स हैं वो विंडशील्ड में नीचे से ऊपर, क्योंकि विंडशील्ड भी इंक्लाइन प्लेन की तरह ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिलहाल इस केस में मान रहा हूं कि मान लो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, है ना, mg sin थीटा किसके बराबर है, ma cos थीटा के। m से m कैंसिल, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g tan थीटा। या कभी कभी ये पूछता है कि कितने एक्सीलरेशन से इसको क्या कराएं, मूव कराएं कि इक्विलिब्रियम में है, तो g tan थीटा। कभी कभी एक्सीलरेशन देके tan थीटा पूछता है, तो tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। सिमिलर क्वेश्चन टेंशन में भी किया था, कार आगे एक्सेलरेट हो रहा था तो यहां पे आकर अटक गया था, तो tan थीटा वहां पे कितना आया था, a बाई जी के बराबर। यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह से। क्लियर है ये, चलो बेटा नोट कर लो इसको भी। पर यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो हमें क्या करना देखना है। क्वेश्चन टेंशन का नहीं है पर स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, स्ट्रिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं यहीं पे देख ले रहे हैं, समझना है। मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, एक पुली है, राइट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m, इस तरह से एक स्ट्रिंग है और ऐसे इस स्ट्रिंग को हम v से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहे हैं कितना, थीटा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम इसको क्या करेंगे, v से खींचेंगे, तो अगर इसको v से खींचेंगे तो ये स्ट्रिंग भी कितने से जाएगा, v से ऊपर जाएगा। v से मतलब 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में अगर इसको 10 मीटर खींचोगे तो ये स्ट्रिंग एक सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, 10 मीटर। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मास है वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन क्या किया, पूछा हुआ क्वेश्चन जो है जेई में आया हुआ है। दिमाग में एक ऑब्वियस आंसर क्या आ रहा है, राइट। अगर ये v से खींच रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v है, तो पूछा कितने से आगे जाएगा। दिमाग में एक ऑब्वियस सा बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है, v cos थीटा, राइट, जिसके लिए हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि आंसर ये। तो सबसे पहले समझना बेटा कि आंसर ये क्यों नहीं है। यार आज तक तो हम यही सीखा है, अगर ये v है तो ये क्या होना चाहिए, v cos थीटा। तो पहले तो यही समझते हैं कि इसमें क्यों नहीं है। समझो बेटा, कंपोनेंट में तुम्हें वेलोसिटी को तब रिजॉल्व करना है जब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, राइट, v वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जाए। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई मेरे पास यहां पे क्या है, एक m ब्लॉक है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ऐसे। तो अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है तो पूरा का पूरा मास यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंच रहा है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हो रहा है, मतलब वो x में भी मूव कर रहा है, मतलब इसके पास x एक्सिस में भी वेलोसिटी है, एज वेल एज y कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, इसके पास y कोऑर्डिनेट में भी वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है, तो ये वेलोसिटी vx हो जाएगी और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vy। हमने इसको कॉम्पोनेंट में क्या करते हैं, रिजॉल्व कर दिया।
अगर ये एंगल मैं थीटा बोल दूं तो ये v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा v sin थीटा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है v वेलोसिटी से। इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। क्या इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो क्या पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां तक। वो अलग बात है कि यहां जाके फिर लटक जाएगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने से आगे बढ़ेगा। इस वजह से इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना है कि ये vx हो जाएगा और ये y हो जाएगा, v cos थीटा v sin थीटा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड अपने को मिला हुआ है, जो अपने पास है, वो ये कि अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिखेगा, राइट? सिमिलर टू राइट एंगल ट्राइंगल। उसको हम यहां पे क्या कर ले रहे हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं, राइट? ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, बेस। और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, राइट? हम यहां पे यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब नॉर्मली यही रहता है कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन जैसे जैसे तुम इसको खींचते जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बदलती जाएंगी, राइट? आगे पहुंचेगा तो छोटा ट्रायंगल और छोटा, इस तरह से होता जाएगा, राइट? जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ये इनकी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। अब अगर ये साइड्स बदलते जा रहे हैं तो जिस रेट से बदल रहे होंगे वही उनकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। भाई लेंथ जिस रेट से कम होगा या बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होगा, वही उनका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहां लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2h इंटू, वेरी गुड, डी एच बाई डी टी, राइट? ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन है तो इंटू करना पड़ेगा क्या, डी एच बाई डी टी से। ये क्या हो जाएगा, 2b इंटू डी बी बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे जो हम इसको हम क्या कर सकते थे, 2p इंटू डी पी बाई डी टी लिख सकते थे। पर इस चीज को समझना है कि ये आगे बढ़ेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज। तो सिंस परपेंडिकुलर क्या था, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? जो परपेंडिकुलर कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब समझो, जिस रेट से हाइपोटेन्यूज चेंज हो रहा है, राइट? जिस रेट से हाइपोटेन्यूज चेंज हो रहा है वही क्या है, वही है ना। अगर तुम 2 मीटर रस्सी को इधर खींच लोगे 1 सेकंड में तो यही रस्सी 2 मीटर पर 1 सेकंड में कम हो जाएगा। तो जिस रेट से हाइपोटेन्यूज चेंज हो रहा है वही उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी। तो dh बाई dt की वैल्यू कितनी हो गई, v। और जिस रेट से बेस कम हो रहा है वही मुझे क्या करना है, निकालना है। भाई जिस रेट से बेस कम हो रहा है वही वो हो गया ना कि आगे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो मान लिया ये वेलोसिटी कितनी, v डैश, और मुझे क्या करना है, v डैश निकालना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या निकालना है, वो निकालना है जिस रेट से बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं v डैश की वैल्यू क्या, h बाई बी, राइट? h बाई बी, और dh बाई dt को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। h बाई बी जो है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, अगर क्या होता है cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होगा, 1 बाई cos थीटा, राइट? तो आंसर क्या आएगा, v डिवाइड बाई cos थीटा। तो अगर ये पूछेगा कि भाई किस रेट से क्या है ये ऑब्जेक्ट जो आगे जा रहा है, तो उसके आंसर क्या देंगे, v बाई cos थीटा। सिंपल बट बढ़िया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया है, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन भी पूछा हुआ है। तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि लेट से यहां दोनों जगह हमने क्या किए हैं, 2 पुली लगा दिए, राइट? यहां पे एक m मास है, एक स्ट्रिंग ऐसे गया हुआ है और दूसरा स्ट्रिंग ऐसे गया हुआ है। अब दोनों स्ट्रिंग को v और v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है ये किस वेलोसिटी से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो समझो यहां पे इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अब तो दोनों तरफ वेलोसिटी है तो ऊपर में 2v लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, राइट? 2v लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर इसको प्रॉपर इसी लाइन में हमें उठाना है तो दोनों तरफ की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि भाई इधर खींच ही नहीं रहे हो, इधर खींच रहे होगे, तो ये इधर चला जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि सर v और v है तो क्या आंसर में 2v होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ v वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये इसी स्ट्रेट लाइन में क्या करे, मूव करे। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना है, बिल्कुल वही देखना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी, v, और बेस किस रेट से चेंज हो रहा है वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो किसी भी एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल बना के क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये आराम से किया जा सकता है। इसी तरह से स्ट्रिंग के कुछ और क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रिंग के क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन इस तरह से आ जा रहा है कि यहां पे हमारे पास एक पुली है, यहां पे एक पुली है, राइट। यहां पे एक पुली है, लेट से इसके साथ मास लगा हुआ है m। क्वेश्चन बोला है इसको खींचा जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और इसको खींचा जा रहा है लेट से 5 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, राइट। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें पुली लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो अलग अलग वेलोसिटी से खींचोगे तो पुली क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। इधर ज्यादा तेजी से खींचोगे तो पुली अपनी जगह पे घूमेगा भी और ऊपर भी जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। तो पूछेगा कि ये कितने ऊपर से जाना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बहुत ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो बेटा। वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना मूव कर रहा है। अगर मैं इसको 3 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, इसका मतलब है पर सेकंड मुझे कितनी रस्सी चाहिए, 3 मीटर। और इधर पे पर सेकंड मुझे कितनी रस्सी चाहिए, तो टोटल रस्सी कहां कितनी चाहिए मुझे, 8 मीटर की रस्सी मुझे पर सेकंड चाहिए। वो 8 मीटर की रस्सी कहां से आएगी, इसके ऊपर जाने से। बताओ कितना ऊपर जाए, कितना ऊपर जाएगा, सिर्फ 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर ऊपर चला गया कितनी रस्सी फ्री हो जाएगी, 8 मीटर। उसमें से 5 मीटर इधर चला जाएगा, 3 मीटर। सिंपल सा लॉजिक है, कोई अननेसेसरी फॉर्मूला कैलकुलेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहां से सॉल्व किया जा सकता है कि भैया पर सेकंड मेरे को 3 मीटर चाहिए, बोल रहा मेरे को 5 मीटर चाहिए। तो ये बोलेगा 4 मीटर ऊपर जाऊंगा, 8 मीटर रस्सी फ्री हो जाएगा। 4 मीटर जाएगा तो 8 मीटर रस्सी फ्री हो जाएगा। मोबाइल पुली बताया हुआ है, 5 इधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, राइट। वो घूम जाएगा थोड़ा सा, ज्यादा तेजी से खींचोगे तो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टेंशन के क्वेश्चन जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम आ रहा है, जितने भी नॉर्मल एक्शन क्वेश्चन करवाए हैं, बन रहा है या नहीं बन रहा है, पूरे क्वेश्चन लिखना आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इंटेंशनली 2-3 टर्म मिस किए हुए हैं। 2-3 टर्म्स ऐसे हैं जो मैंने तुमको नहीं बताया हुआ है। तुम हो सकता है ये सारे टर्म कहीं पे पढ़ो या देखो, नाम भी तुमने सुना होगा। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स, नाम सुने हुए सारे, राइट। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, स्यूडो, राइट। इनके नाम तुमने सुनोगे। जानबूझ के ये सारे टर्म्स मैंने स्किप किए हुए हैं, तुमने जाने अनजाने में इनको क्या किया, यूज किया हुआ है। सिर्फ बता दे रहा, और बताने के बाद वापस से तुम चाहो तो इसको भूल सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा खतरनाक होती, तुम ज्यादा घुस जाते हो उसमें, और जो क्वेश्चन बन जाने चाहिए वो उसमें फालतू का उलझ जाते हो। तुमने इन सबको यूज किया हुआ है, बस मैंने नाम नहीं बताया हुआ है। जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करेंगे उतना फालतू होता जाएगा, राइट। ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे ये लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे, भैया सॉल्व हो जा रहा है ना 2-3 लाइन से, समझो। इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम होते हैं जहां पे न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन के लॉ वैलिड कहने का मतलब है जितना फोर्स आगे लगाओगे उतना ही फोर्स पीछे लग जाएगा। ऐसे जहां पे न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, मतलब ऐसी जगह पे भी है, वहां पे कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जितने भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम होंगे, चाहे वो घूमने से एक्सेलरेट हो जाए, चाहे वो मूवमेंट से एक्सेलरेट हो जाए, वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा, तो जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतनी फोर्स ये मुझ पे लगाएगा। कहीं किसी का मूवमेंट इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, यहां पे कोई टेबल रखा, उसको मैंने खींचना शुरू कर दिया, तो कायदे से तो होना ही चाहिए कि जितना फोर्स मैं लगा रहा उतनी फोर्स वो मुझ पे लगाएगा, और मूव नहीं होना चाहिए, पर मूव नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम को में फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स कहने का मतलब ये हो गया, राइट। एक दिन हम जब बात कर रहे थे तो मैंने बोला था सेंट्रीपिटल के टाइम पे डिस्कशन में कि कोई ना कोई रियल फोर्स होगा, कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लगेगा,
टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे फोर्सेस जिनका नॉलेज हमको है, ऐसे फोर्सेस जिनका एक्सप्लेनेशन है, मैं इस पर कभी ना कभी डिस्कस करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेविटेशन के टाइम पे जरूर डिस्कस करूंगा, राइट। स्पेस टाइम फैब्रिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, एक्स्ट्रा डायमेंशनल चीजें, फिजिक्स से रिलेटेड चीजें, कई ऐसी मूवीज मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अभी टाइम नहीं मेरे पास इसलिए, है ना। हो सकता है ग्रेविटेशन वगैरह के टाइम पे हम थोड़ा सा इस पे क्या करें, डिस्कस करेंगे, डिस्कशन चलेगा, क्या क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, जो मूवीज हैं उसको कैसे समझेंगे, इंटरस्टेलर मूवी, सब पे डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। तो ये मान के चलना है कि जितने भी हमारे पास फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, न्यूक्लियर फोर्स, टेंशन, ये सब, इनके या तो तुमको एक्सप्लेनेशन पता है या नहीं पता है, बट ये सारी चीजें रियल फोर्स है, इनका होने का कुछ ना कुछ कारण है। कुछ ऐसे ही फोर्स हैं जो लग तो रहे पर क्यों लग रहे हैं नहीं पता, हम सीधा बोल दे रहे हैं ड्यू टू इनर्शिया। हमने सिर्फ बोल दिया ड्यू टू इनर्शिया, हमने बोल दिया कि इनर्शिया एक चार्ज है, भैया क्यों है, क्या रीजन है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता। ऐसे फोर्सेस को हम बोल देते हैं स्यूडो फोर्स। अब ध्यान दो, जो फॉर्मूला तुमने लिखा था ना mv²/r, ये एक स्यूडो फोर्स है। जो फॉर्मूला लिखा है तुमने ma, ये एक तरीके के स्यूडो फोर्स है। ये लग रहे हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। घुमाते हैं तो टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है बाहर के साइड, क्यों होती है? कोई ऑब्जेक्ट रश में रहना चाह रहा है, मोशन है तो मोशन में रहना चाह रहा है, क्यों, बस है। इनको कह रहे हैं स्यूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनको बैलेंस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। जब हमने इस तरह का क्वेश्चन किया, राइट, जब हमने इस तरह का क्वेश्चन किया, यहां पे m1 है, ये आगे जा रहा है f से, ये टेंशन है, तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो कायदे से f = t होना चाहिए, पर नहीं हो रहा, ये मूव कर रहा है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे लिखा कि f जो है ना वो t के बराबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमें इसमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, विच इज ma, जब ये आगे जा रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें स्यूडो फोर्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐसे सिखाया जाता है इन जनरल, किसी भी टीचर से तुम पढ़ोगे, जो कि रियल तरीका है, जो कि सही तरीका है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं। पर दिक्कत क्या हो जाता है, ज्यादा एक्यूरेट करने के चक्कर में, ज्यादा टर्म्स के चक्कर में हम कभी कभी गलत करना शुरू कर देते हैं, हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि भैया कहां पे क्या लगना है, कैसे लगना है। इस तरह से बताया जाता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों, एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें फोर्स को कैसे बैलेंस करेंगे, F = t, और साथ में क्या ऐड करेंगे, स्यूडो फोर्स। भैया हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ये F - t = क्या लिखा था, ma। तो ये जाने अनजाने में जो ma लिखा है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, क्या है, नॉन इनर्शियल, सिंपल सा। अरे आया समझ में? तो इनको तुमने यूज किया है, समझ जाओ और भूल भी जाओ। इनकेस मैंने ये इसलिए बताया कि इनकेस तुमको ऐसा लगे कि सर ने ये सब स्किप कर दिया, नहीं स्किप नहीं है, सिर्फ मैंने टर्म बोलना अवॉइड किया और कुछ नहीं। क्योंकि देखो क्वेश्चन तुमसे ऑलरेडी बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बस। तो जिस तरह से तुम कर रहे थे उसी तरह से करने रहना है। इनकेस अगर कभी भी पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्शियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इनर्शियल, तो ध्यान रखना है जहां तुमको एक्सेलरेशन दिख जाए नॉन इनर्शियल, चाहे वो ट्रांसलेशन की वजह से हो, चाहे एक बड़ा सा ड्रम है घूम रहा है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, बस खत्म। वहां पे एक स्यूडो फोर्स आएगा mv²/r, जिसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ। तो रियल फोर्स लगता है ना, बाहर की तरफ होता है mv²/r। एक्चुअल फोर्स तो किधर लग रहा था, रियल जो फोर्स होता है वो अंदर की तरफ। सन है, चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लेनेट घूम रहा है, अंदर की तरफ क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। और वही ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। mv² अंदर नहीं, बाहर। तब तो तुम बोलते हो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू बाहर की तरफ। किया कि नहीं किया है, Gm1m2/r² इज इक्वल टू mv²/r। तभी तो ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, उसी जगह पे घूम रहा है। पर इन सबका डिस्कशन कभी कभी चीजों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने सारे उससे क्या क्या अवॉइड किया है। पर उसके बावजूद मैंने क्या कर दिया, बता दिया। क्लियर है ये हमारा NLM वाला पार्ट। कल से शुरू करेंगे फ्रिक्शन। अब एक चीज बिल्कुल केयरफुली सुन लो, फ्रिक्शन इन सब में सबसे ट्रिकी, सबसे मजेदार टॉपिक है। ट्रिकी भी है बेटा और मजेदार भी, अगर समझ गए तो। इसके क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आता है और इसके क्वेश्चन आसान नहीं है। एक भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे नीट और जेई में आए क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस या एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हैं। नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन और सब अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसका पहला लेक्चर मिस कर दिया तुमने तो तुम फिर आगे से जब मैं बोलूंगा ना याद करो आलसी दोस्त, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। अगर कल का लेक्चर मिस हो गया तो बिल्कुल केयरफुली और बिल्कुल सही तरीके से क्या करना है समझना। क्लियर ये? चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाले क्लास में। थैंक यू।